अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अब अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को अपना एक भी मिनट इधर उधर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा पढ़ाई करते रहना है। पहले आप इंडियन आर्मी का पेपर पास करोगे तभी दौड़ने का चांस मिलेगा। तो दौड़ पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। अभी सिर्फ पढ़ाई करना है और एक्सरसाइज करते रहना है शाम सुबह को। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 2023 में जब अग्निवीर का पेपर हुआ था ना, तो मतलब जीके में जैसे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा वो पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है और जो प्रश्न आप लोग को नहीं पता होगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग को मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है। मेरा व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप चैनल में जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप भी जुड़ जाना। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं उसमें भेजा करूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। 35 साल, 30 साल, 25 साल और 21 साल। तो इसका राइट आंसर आपका 30 साल हो जाएगा, ठीक है ना। 30 इज राइट आंसर। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 35 साल हो जाएगा, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो वो भी 35 साल हो जाएगा। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और शादी वाला मैटर तो आप लोगों को पता ही है, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 1947, 1932, 1931 और 1905 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 1931 हो जाएगा, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था तो 1931 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पर बारे में रहेगा, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भाग 3, भाग 8, भाग 4 और भाग 9। तो इसका राइट आंसर भाग 8 हो जाएगा। भाग 8 इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है
कि भारत का बगीचा किस नगर को कहा जाता है। तो भारत का बगीचा किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को, केरल को, बेंगलोर को और नीचे आपका दिया है कानपुर को। तो भारत का बगीचा किस नगर को कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका बेंगलोर को हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का बगीचा आपका मतलब बेंगलोर को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, ठीक है ना। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नीचे कानपुर दिया है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। कानपुर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बिप्लब कुमार, पेमा खांडू, नेफ्यू रियो और अमरिंदर सिंह। पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरे राज्यों के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में तो एकदम पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पेमा खांडू हो जाएगा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पेमा खांडू नाम है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये सैन्य अभ्यास से लिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इजराइल, भारत, कजाकिस्तान और भारत, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस और इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कजाकिस्तान और भारत हो जाएगा, ठीक है ना। कजाकिस्तान और भारत इज राइट आंसर। एक प्रश्न और इसी में का है, ठीक है ना। एक प्रश्न और सैन्य अभ्यास से है। सिन्यू मैत्री अभ्यास यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को अभ्यास लिख लेना है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है ना। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सिंगापुर, जापान, इटली और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा। जापान इज राइट आंसर। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, असम, केरल और मदुरई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका कांगड़ा हो जाएगा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और केरल में कौन सा मंदिर है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फेमस प्रश्न है और एकदम आसान प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं पता होगा ना तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा। अभी ये आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 88 दिन, 225 दिन, 90 दिन और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88 दिन, ठीक है ना। 88 दिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस किस नदी पर है? पेरिस किस नदी पर है? नील, मर्सी, सीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सीन हो जाएगा। सीन इज राइट आंसर। पेरिस किस नदी पर है? तो पेरिस सीन नदी पर है, ठीक है ना। पेरिस किस नदी पर है? पेरिस सीन नदी पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कनाडा देश की राजधानी कहाँ पर है? तो कनाडा देश की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा, हवाना, लागोस और नैरोबी। कनाडा देश की राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ओटावा इज राइट आंसर। कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा देश की राजधानी ओटावा है, ठीक है ना। ओटावा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रेमचंद और नीचे आपका दिया है नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपका पाणिनि इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से आपका सामान्य विज्ञान आ जाएगा। सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, नाट, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है जितने लोग भी मेरे क्लास को देखते हैं और फौज का तैयारी करते हैं वे सभी लोग किसान के घर के रहते हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अपने दिल दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। आपका पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त हो चुका है। और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है ना। CaSO4 2H2O इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल है। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और आपका नीचे दिया है अंतराणविक बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नाभिकीय बल हो जाएगा, ठीक है ना। नाभिकीय बल इज राइट आंसर। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से अदिश राशि है। विद्युत धारा, चाल, विद्युत वाहक बल और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से अदिश राशि कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा, चाल, विद्युत वाहक बल पूरा का पूरा अदिश राशि है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन अस्थायी होगा?
निम्न में से कौन सा परिवर्तन अस्थायी होगा? भौतिक, रासायनिक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो भौतिक परिवर्तन होता है और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो जैसे जो भौतिक होता है वो भौतिक अवस्था में आ जाता है, लेकिन रासायनिक अपने अवस्था में नहीं आता है। जैसे जो भौतिक होता है ना, जैसे बर्फ रहता है, बर्फ से पानी बन जाता है और फिर पानी से बर्फ बन जाता है, तो वो भौतिक होता है। और रासायनिक जो होता है ना, मतलब वो जब परिवर्तित हो जाता है, तो जैसे वो परिवर्तित हो जाता है तो हो जाता है, दोबारा अपने अवस्था में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अस्थायी होगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर रासायनिक हो जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी में से निकलने वाली गैस है, ज्वालामुखी में से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ज्वालामुखी में से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी में से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। ज्वालामुखी में से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी गैस पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सी गैस है जो पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, तभी ना जैसे मतलब आपके तरफ कोई पानी होगा, उसमें जीवाणु लोग होंगे, तो उसको आप लोग नष्ट करोगे, आप सभी लोगों को पता होगा तभी ना करोगे। इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोल दो क्लोरीन तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस आप लोग याद कर लो, पेपर में ट्रिक मार देना, कीड़ा मकोड़ा नहीं मारना, ठीक है ना। जीवाणु वाणु को आपको नष्ट नहीं करना है, सबको जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है ना। तो कौन सी गैस पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आती है? क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्लोरीन खोजने नहीं लग जाना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, पोटेशियम इज राइट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अधातु है। हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर इज राइट आंसर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु सल्फर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है? निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है? तो किस विटामिन में धातु होती है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन B12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस, प्लाज्मा और न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो अब जहाँ बिजली गिरेगी वहाँ जाकर सूंघना नहीं कि भाई कौन सी गैस पैदा हो रही है, ऐसा नहीं करना, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है बस याद रखना, और आर्मी के पेपर में आएगा तो ट्रिक मार देना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इज राइट आंसर। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देगा। तो साबुन किस पानी में झाग नहीं देगा। मृदु जल में, वर्षा जल में, कठोर जल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कठोर जल में हो जाएगा, ठीक है ना। साबुन किस पानी में झाग नहीं देगा, तो कठोर पानी में साबुन झाग नहीं देगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का भी लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से रीजनिंग का प्रश्न आएगा। तो पेन और कॉपी लेकर आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है ना। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पोलियो टीका का खोज किसने किया। तो पोलियो टीका का खोज किसने किया, आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। पोलियो टीका का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, साल्क व साबिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साल्क व साबिन हो जाएगा, ठीक है ना। साल्क व साबिन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग के 5 प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लो। बोला गया है, देखो रीजनिंग में दिमाग ही लगाना रहता है मेरे भाई। और संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। देखो ऐसे आर्मी चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, इसमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मान लो दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है तो पूरा दिशा वाला चैप्टर पढ़े रहोगे तभी आप जैसे रीजनिंग का प्रश्न कर पाओगे, उतना हार्ड नहीं पूछता है। अगर दिमाग लगाओगे ना तो वहीं से आप रीजनिंग का प्रश्न कर लोगे। संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर 250 दिख रहा है ना। 250 का दुगुना कितना हो जाएगा, 500। और 500 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ नीचे सेम वही दिख रहा है, देखो देखने से ही पता चल जा रहा है। यहाँ 150 दिख रहा है ना। 150 का दुगुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300 का दुगुना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। सेम उसी तरह से नीचे भी दिया है, 50 का दुगुना 100 हो जाएगा और 100 का दुगुना 200 हो जाएगा। लेकिन तीसरा वाला लाइन देखो, तीसरा वाला लाइन में क्या है, 50 है और 50 का दुगुना 100 होता है ना, लेकिन यहाँ तो 200 दे दिया है। तो फिर ये गलत हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा गया कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, मतलब थोड़ा अलग हो। तो यही वाला अलग है, यही वाला विषम है, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझे हो ना यहाँ पर क्या किया गया है। देखो जब आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो फिर आप पकड़ लो कि हाँ जैसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो निम्नलिखित में से जैसे कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर आएगी। जैसे यहाँ पर काफी सारा संख्या दे दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है और नीचे यहाँ पर इतना ऑप्शन दे दिया है और बोला जा रहा है कि इस ऑप्शन में से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा। तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर 4 है ना, 4 के बाद से क्या है, 6 है। 4 में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, ठीक है ना। जब 4 और 2 मतलब 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या किया है, उसके बाद से 2 जोड़ा नहीं है, सीधे 6 का दुगुना कर दिया है, यहाँ 12 कर दिया है। तो एक बार गुणा किया है और मतलब एक बार जोड़ा है, 2 जोड़ा है, उसके बाद से यहाँ पर गुणा कर दिया है, ठीक है ना। 6 दूना 12, उसके बाद से 12 के बाद 14 है तो फिर से 2 जोड़ दिया है। यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 14 के दुगुना कर दिया है, 28 कर दिया है। तो 14 का दुगुना कर दिया है, मतलब 14 में 2 का गुणा कर दिया है तो 28 हो गया है। अब जब गुणा हो गया है तो 28 में फिर से 2 जोड़ दिया है। जब 28 में 2 जोड़ दिया है तो 30 हो गया है। अब क्या करेंगे, जब 28 में 2 जोड़ दिया है तो 30 हो गया है। उसके बाद से एक बार जोड़ हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है, एक बार जोड़ हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है। तो उसी तरह से अभी जोड़ा गया ना, तो फिर से 30 में 2 का गुणा कर देते हैं। जब 30 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका 60 यहाँ पर दिया गया है, तो 60 इज राइट आंसर। तो इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं रीजनिंग का, ठीक है ना। देखो देखने से ही लग रहा है कि भाई 4 में 2 जोड़ा है तो 6 हो गया है और 6 का दुगुना किया है तो 12 हो गया है। तो 6 में एक बार 4 में 2 जोड़ दिया है, उसके बाद से अगले वाले में 2 का गुणा कर दिया है, उसके बाद से फिर अगले वाले में 2 जोड़ दिया है, फिर अगले वाले में 2 का गुणा कर दिया है, फिर अगले वाले में 2 जोड़ दिया है, फिर अगले वाले में 2 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब राइट आंसर आपका 60 ही आ जाएगा, ठीक है ना।
ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो प्रश्न को समझने का कोशिश करना, ठीक है। जब आप लोग प्रश्न को समझ जाओगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो तीसरी संख्या दिया है ना, बोल रहा है कि तीसरी संख्या का संबंध मतलब वही है जो पहली, जैसे जो दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। अब यहाँ पर 15 दे दिया है तो 15 का संबंध जिस तरह 53 से है, उसके बाद से आगे बोला जा रहा है कि और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। देखो जैसे पहली जैसे ये जो 15 दिया है, 15 का संबंध जिस तरह 53 से है और 12 का संबंध जिस तरह 62 से है, सेम उसी तरह से यहाँ पर कौन सा संख्या रहेगा जिसका संबंध 84 से रहेगा, ठीक है ना। प्रश्न में यही बोला जा रहा है। अभी तो मैं आप लोगों को प्रश्न समझा रहा था। अब इसको कैसे करना है, इसको आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 53 दिया है, यहाँ 15 दिया है, 84 दिया है, यहाँ 62 दिया है, यहाँ 12 दिया है। अगर उस तरह से सोचोगे ना तो भाई आपका दिमाग फेल हो जाएगा। और एक बार अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा ना तो बोलोगे यार ये तो बहुत आसान था, ये तो सीधा सीधा दिख रहा था। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या किया गया है। देखो सबसे पहले देखो दूसरा और पहला में संबंध देखो क्या किया गया है। पहला वाला जो है 5 3 है तो 5 3 का गुणा कर दिया है, ठीक है ना। जब 5 3 का गुणा करोगे, 5 गुणे 3 करोगे तो 5 तिहाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 लिख दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर क्या किया गया है, 6 और 2 का गुणा कर दिया गया है। तो 6 और 2 का गुणा करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और 4 का गुणा कर देंगे। तो 8 और 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या किया गया है, बस दोनों संख्या का गुणा हो गया है, ठीक है ना। 5 तिहाई 15 यहाँ पर हो गया है और 6 दूना 12 यहाँ पर हो गया है और 8 चौको 32 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद का चयन करें। यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया है और नीचे काफी सारा ऑप्शन दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद का चयन करें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है 222 223 227 236 252 277 है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। 22 के बाद 23 हो गया है, उसके बाद 27 हो गया है, 36 हो गया है, 52 हो गया है, 77 हो गया है। ज्यादा मतलब नहीं बढ़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, ठीक है ना। तो 222 में जब एक जोड़ेंगे तो 223 हो जाएगा। 222 में एक प्लस कर दिया है तो 223 हो गया है। उसके बाद से 223 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 227 हो जाएगा। तो प्लस 1 करने के बाद प्लस 4 कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से 227 में कितना जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। 27 3 30 और 6 36 है। तो 227 में जब 9 जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 236 में कितना जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा। तो 236 में कितना जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे ना, 236 में जब 16 जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 36 4 40 10 50 और 2 52, 16 जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा। अब 252 में कितना जोड़ेंगे तो 277 हो जाएगा। 252 में आपका 25 जोड़ेंगे तो 277 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लो 252 में जब 25 जोड़ोगे तो 277 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात देखने को मिल रहा होगा, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि भाई आप लोगों को पूरा स्क्वायर याद कर लेना है, पूरा क्यूब याद कर लेना है। 20 तक स्क्वायर याद करना है, 15 तक क्यूब याद करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 4 किसका स्क्वायर होगा, 4 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ तक 5 का स्क्वायर आया है। अब आगे 6 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है तो मतलब 252 में 25 जुट गया है तो 277 हो गया है। सेम उसी तरह से 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और 36 हो जाएगा तो 36 को आपका 277 में जोड़ देंगे। 77 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 277 में 36 जोड़ेंगे तो 6 7 13 के 3 हो जाएगा
और हासिल 1 बचेगा, 7 3 10 1 हासिल 11, उसके बाद फिर एक हासिल बचेगा 2 1 3, तो 313 हो जाएगा। यहाँ पर 313, देखो यहाँ गलत पद नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रहेगा, तो इसको आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कर देना, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रहेगा, 313 रहेगा, लेकिन ऑप्शन में 313 तो है नहीं, तो ये 313 ही था। ये टाइपिंग करने में इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सुधार लेना, इसको आप लोग को सुधार लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को डाल देना है और यहाँ पर 300 डाल देना है। कभी कभी गलती हो जाता है, और मैथ का या रीजनिंग का ऐसा सवाल होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जब ये वो मिस्टेक होगा तो पूरा एकदम दिमाग ही खराब कर देता है। आपका नेक्स्ट दिया है कि जिस प्रकार पार्क को इतना लिख सकते हैं, उसी प्रकार सेल्फ को क्या लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ए कितना नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। उसी तरह से बी कितना नंबर पर आता है, तो बी 2 नंबर पर आता है। उसी तरह से सी कितना नंबर पर आता है, तो सी 3 नंबर पर आता है। उसी तरह से डी कितना नंबर पर आता है, तो डी 4 नंबर पर आता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितना नंबर पर आता है, तभी ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। इसको आप लोग को करना है, पार्क को इतना लिखा गया है तो सेल्फ को क्या लिखेंगे। अब दिमाग आप लोग लगाओ, दिमाग आप लोग को लगाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो पी कितना नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है। ए कितना नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। आर कितना नंबर पर आता है, तो आर 18 नंबर पर आता है, यहाँ 18 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से के कितना नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 11 दिखाई दे रहा है। तो कुछ नहीं किया गया है, बस जो जितना नंबर पर आता है उसका अक्षर यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये भी जितना नंबर पर आता है इसका अक्षर यहाँ पर लिख देना है। यस कितना नंबर पर आता है, देखो यस 19 नंबर पर आता है, ठीक है ना। यस 19 नंबर पर आता है। ई 5 नंबर पर आता है, यल 12 नंबर पर आता है, और यफ कितना नंबर पर आता है, तो आपका यफ ई पर से यफ ई 5 नंबर पर और यफ 6 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 51 26 है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 51 26, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अगर 35 प्रश्नों में से 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना, तो आप फ्यूचर फौजी हो, आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखो मैं जब भी आप लोग का क्लास करता हूँ ना, तो 10 बजे के बाद ही करता हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ यार थोड़ा पहले कर दूँ, मतलब सुबह में ही कर दूँ या शाम को ही कर दूँ। अब कोशिश करके थोड़ा सुबह में ही जैसे क्लास करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।